हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। पिछले दो वीडियोज़ में आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब आप लोग जानते हैं कि कभी भी जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर हमेशा क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है इस तरह से। तो जब तक ये लेवल में डिफरेंस नहीं रहेगा, तो लेवल में डिफरेंस होने से क्या होता है, इस लेवल पे वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, इस लेवल पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ये वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक। उसी तरह से मान लीजिए कि विंड है, तो विंड क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर फ्लो करता है। ठीक है, जो एयर होता है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर ब्लो करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। तो उसी तरह से जब किसी सर्किट में हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल कोई सोर्स से जोड़ते हैं, जैसे कि बैटरी या सेल, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू करता है। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होगा, तो इसका रीज़न है कि करंट को फ्लो करने के लिए, वैसे ही जैसे कि वाटर को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए, विंड को फ्लो करने के लिए प्रेशर में डिफरेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए एक क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, सिर्फ समझेंगे, उसका डेफिनेशन आप लोग को एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे नहीं, डिफरेंस आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज है ये, ठीक है, और आप इन्फिनिटी में किसी 1 कूलम चार्ज को रखे हैं, ठीक है, और उस इन्फिनिटी से उस चार्ज को हम लोग को क्या करना है, लेके आना है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए आप पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं, तो जब आप इसको लाना चाहेंगे तो क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या होगा, रिपेल करेगा ना। फिर भी आप उसको क्या करेंगे, धक्का देते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, तो इस पे आपको कुछ वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाना चाह रहे हैं उसको। ठीक है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है। तो सपोज कि क्यू कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q, है ना। तो ये जो W/Q है ये है पोटेंशियल। तो किसका पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल है। उसी तरह से आप किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, तो 1 कूलम चार्ज में जितना वर्क करना पड़ा वो किसका पोटेंशियल होगा, VA का पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा। लेकिन अभी आप चाहते हैं कि नहीं, मैं जो चार्ज है उसको A से B तक ही लेके जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
इन्फिनिटी से नहीं, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस वर्ड कहाँ से आया, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आप लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आपने WB काम किया, फिर उसी तरह से यहाँ तक लेके आ रहे हैं पॉइंट A तक, तो WA वर्क किया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक जो आप चार्ज को लेके आएंगे A से B तक, तो ये वाला वर्क और ये वाला वर्क क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि जो A से B तक हम लोग लेके जा रहे हैं किसी भी चार्ज को, तो हम लोग को जो वर्क करना पड़ा वो WB माइनस WA वर्क करना पड़ा, ठीक है। अगर आप एक Q चार्ज को ले जा रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो WB माइनस WA बाई Q करना पड़ेगा। अब इसी WB बाई Q इसको ले सकते हैं WB बाई Q माइनस WA बाई Q, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा है W बाई Q क्या है, पोटेंशियल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं V A पॉइंट का पोटेंशियल, ये B पॉइंट का पोटेंशियल, सॉरी ये होगा B पॉइंट का और ये होगा A पॉइंट का पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल में डिफरेंस है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल जो है कुछ नहीं देखेंगे, सीधा इसका फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब हम लोग सिर्फ A से B पॉइंट तक देखेंगे, सिलेबस में हमको यही पढ़ना है। आप लोग समझ चुके होंगे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर हम लोग किसी भी चार्ज को लेके जाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो मान लीजिए कि Q चार्ज को मूव करने के लिए W वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q वर्क करना पड़ेगा। और यही W बाई Q क्या है, यही W बाई Q क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V साइन से डिनोट करते हैं और यहाँ फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V इक्वल टू W बाई Q, जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, जो चार्ज को लेके आया गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अब चलते हैं इसका SI यूनिट के बारे में, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का एक और, मान लीजिए VBA है, मतलब आप B से A तक लेके जा रहे हैं, या VAB है मतलब A से B तक लेके जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इसको लिखते हैं VAB, ठीक है। A से B तक लेके जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि पॉइंट B का पोटेंशियल में से पॉइंट A का पोटेंशियल को माइनस करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें नोट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, ये आपने समझ लिया है। नेक्स्ट है V इक्वल टू W बाई Q, तो इसका SI यूनिट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका SI यूनिट है वो इसके फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू आपके पास है W बाई Q, W मतलब वर्क डन,
वर्क डन का यूनिट क्या होता है? तो वर्क डन का यूनिट, ऊपर में वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट हम लोग लिखते हैं जूल। और क्यू मतलब होता है चार्ज, उसका यूनिट होता है कूलम, तो इसको लिखते हैं जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो क्या होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होगा। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अब आपने वोल्ट के बारे में सीख लिया। अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है 1 वोल्ट कितना होगा? 1 वोल्ट का डेफिनेशन बताओ। ठीक है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन आप लोग को पहले भी बताया गया। किसी भी ऐसा यूनिट का अगर 1 लिख करके पूछा जाए कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो आप उसके बेसिक फॉर्मूला में आएंगे। तो क्या होता है? W/Q। ठीक है, अब क्या है कि इसको अगर 1 करने के लिए कहा जाए, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 बोला जाए कि ये 1 कब होगा? 1 पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या होता है? वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट कब होगा? तो जब वर्क डन कितना होगा? तो जब वर्क डन भी 1 जूल होगा और चार्ज क्या होगा? 1 कूलम होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 जूल/1 कूलम। दैट मीन्स कि 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है उस दोनों के किसी पॉइंट के बीच में। 1 वोल्ट एक पोटेंशियल डिफरेंस है कब? जब 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन तैयार हो गया। डेफिनेशन क्या तैयार हो गया? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बीच में? कौन से जगह पर हम लोग 2 पॉइंट का बात कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट मीन्स 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल टू मूव 1 कूलम चार्ज। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। ये डिवाइड का साइन है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, मोबाइल में जो है टाइपिंग इसी तरह से होता है ना। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल/1 कूलम। डिवाइस इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिवाइस विच प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, प्रोवाइड करता है या फिर क्रिएट करता है, तो वो क्या होगा? सेल होगा, बैटरी होगा, या फिर आपका जो एसी मेंस होता है, आप लोग घर में बिजली यूज़ करते हैं तो उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है या प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है वह है इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा? तो ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का साइन क्या है? देखिए, आप लोग को पहले ही बताया गया है कि सर्कल के अंदर में वी लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को मेंशन कर देंगे। तो ये हो जाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दैट मीन्स उसको मेजर करने वाला वोल्ट मीटर का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक वोल्ट मीटर में जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक आइडियल वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनाइट होगा। ठीक है, इन्फिनाइट मतलब उसका कोई भी सीमा नहीं होगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन अप्लायंस। किसी भी अप्लायंस के साथ जिसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप लोगों को वो पैरेलल में लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और यहाँ पर आप इसको एक बैटरी के साथ या सेल के साथ लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि इस बल्ब का 2 टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है आप पता करें। तो क्या करेंगे
तो इस दो बल्ब के एंड के बीच में, मान लीजिए ये इसका एंड है, ये दोनों, तो इसके पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे। तो इस बल्ब के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर वोल्टेज होगा वो आप मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से एमीटर को कहाँ लगाते हैं, तो एमीटर को लगाते हैं सीरीज में, मतलब आप एमीटर को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर सीरीज में, ये आपको पहले बताया गया है। तो अभी वोल्टमीटर के बारे में, वोल्टमीटर क्या है, पैरेलल में लगाया जाता है, एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल भी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट की ओर देखते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करने वाला सर्किट है। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का सर्किट में सबसे पहले एक हमारे पास सोर्स होना चाहिए जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं या सेल कहते हैं। आप इसमें बैटरी या सेल के जगह पर आप बैटरी एलिमिनेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यहाँ पे इसलिए लगाया गया, आप बल्ब भी लगा सकते थे, रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया क्योंकि ये पावर को खर्च करता है, जो यहाँ से सेल से पावर आएगा उसको खर्च करता है। बल्ब में भी रेजिस्टेंस होता है, बल्ब भी क्या है, लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो एक बॉक्स के फॉर्म में आता है, इस तरह से गोल रहता है, उसमें लिखा रहता है 2 ओम का रेजिस्टेंस है या 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये इसमें लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रजिस्टर लिया, इसका सिंबल लिया गया। और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया और सीरीज में क्या लगाया, एमीटर लगाया, ठीक है। अब ओम्स लॉ में, ठीक है, पहले ओम्स लॉ को समझ लेते हैं, ये इसके बारे में आप लोग को थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में, एक गिवन सर्किट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन क्यों लिया गया है ये भी आप लोग को रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा, तो आप लोग को ये चीज़ दोबारा याद दिलाया जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन से करंट का जितना वैल्यू या जितना अमाउंट पार हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वोल्टेज के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के, तो अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो इसका सीधा मतलब है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसी को कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, जितना वोल्टेज दीजिएगा, करंट उतना ज़्यादा होगा। तो सीधी बात है कि कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ओम्स लॉ में, कि कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन अगर कोई स्टूडेंट नहीं लिखता है अपने एग्जामिनेशन में तो उसके मार्क डिडक्ट कर दिए जाते हैं। दैट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये सब तो कहानी है, मेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़ है, आप 3 चीज़ मेंशन कीजिएगा, एक है कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, दूसरा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी आप उसको लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, आप लोग याद कर लें, समझ में तो आ गया होगा। दूसरा जो है, इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन होता है इस तरह, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और ये है आई, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आर। ठीक है, V इक्वल टू आर इंटू आई, या इसी को हम लोग लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर। जहाँ पे R क्या है, R है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्यों लगाते हैं आप लोग को किसी और वीडियो में बता दिया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, दूसरा है V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, और ये जो R जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के नाम से जानते हैं। R क्या है, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट को रोकने का एक कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस भी आके एक पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है कि वोल्टेज जो है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, दैट मीन्स वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि ये आर तो कांस्टेंट है, ये आर क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर वेरिएबल चीज़ को अगर हम लोग इधर लेके आ जाएं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, ये इनटू में है I, तो V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू V बाई आई, तो R क्या है, कांस्टेंट है किसी कंडक्टर के लिए, किसी एक गिवन सर्किट में एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो V बाई आई का रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, मतलब आप कोई भी V अप्लाई करेंगे तो I उसके लिए कुछ होगा, आप दूसरा V अप्लाई कीजिए तो उसके लिए I दूसरा कुछ होगा, आप कोई तीसरा V दैट मीन्स वोल्टेज अप्लाई कीजिए तो उसके लिए करंट तीसरा होगा कुछ, है ना। तो ये किसी भी आप जो भी वोल्टेज देंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी करंट आएगा उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम आएगा, इसका ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं कि अगर R इक्वल टू V बाई आई कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2 इक्वल टू V3 बाई I3। ठीक है, तो ये जो है इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ। तो ओम्स लॉ का जो वेरिफिकेशन करते हैं उसमें हम लोग इसी चीज़ को प्रूव करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, दूसरा करंट के लिए, और तीसरा उसके रेशियो के लिए, मतलब V और I का रेशियो के लिए, जिसको हम लोग R या फिर रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। तो देखिए, तो मान लीजिए हम लोग जो है 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिए। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करंट कितना आ गया, एक एग्जांपल लिया गया है, मान लीजिए करंट कितना आ गया 0.25 एम्पियर। फिर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 4 वोल्ट करते हैं तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा उसी रेशियो में। तो करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये सब जो रीडिंग आएगा उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, मैंने तो इस एग्जाम्पल में बताया है। तो 6 वोल्ट बढ़ा दिया गया, 6 वोल्ट कर दिया बढ़ा के, तो कितना आया करंट 0.75। फिर 8 वोल्ट किया तो करंट कितना आया 1 एम्पियर। अगर हर केस में इनके वोल्टेज और करंट को का रेशियो लिया गया तो वो हमेशा 2 बाई 0.5 8, उसी तरह से 4 बाई 0.5 5 8, 6 वोल्ट माइनस 7 डिवाइडेड बाई 7.5, रेशियो कितना आया 8। सबका रेशियो कितना आ रहा है 8 ओम आ रहा है। तो ये कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट मीन्स V और I का रेशियो कांस्टेंट हो गया। तो V और I का रेशियो अगर कांस्टेंट आया R, तो अब इस चीज़ को उधर ले जा सकते हैं, तो V इक्वल टू आई इंटू आर। कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, है ना। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए, एक्स एक्सिस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है
और वाई एक्सिस में क्या किया है, करंट को लिया है। ठीक है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी 0.25, 0.5, 7, 5, 1.00। अब क्या करेंगे, जैसे 2 वोल्ट में मान लीजिए करंट 2.5 है, तो इसको मिलाएंगे इधर और इसको भी सीधा लेके आएंगे यहाँ। तो जिस जगह पर ये दोनों मिलता है वहाँ पर हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं। उसी तरह से इसको भी लेके आते हैं और इधर भी बढ़ाते हैं इसको, जहाँ पर मिला उस जगह पर क्या बनाएंगे, एक पॉइंट। ठीक है, सेम वे में इस तरह से जो करस्पॉन्डिंग करंट वोल्टेज है इसको मिलाते हैं, तो यहाँ पॉइंट मिला। अब जो पॉइंट मिला है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, तो ये हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो अगर वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ है अगर स्ट्रेट लाइन आया, दैट मीन्स ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। और उस तरह का कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि रियोस्टेट क्यों लगाया। ठीक है, तो रियोस्टेट लगाने का ये रियोस्टेट आप लोग सिंबल आप लोग पहले ही जान चुके हैं। रियोस्टेट इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से सर्कल, मतलब एक सिलिंड्रिकल कॉइल होता है जिसके ऊपर एक स्लाइडर होता है जिसको हम लोग जॉकी कहते हैं। यहाँ से एक टर्मिनल रहता है, यहाँ से दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा टर्मिनल। तो इसको और इसको कनेक्ट किया जाता है। तो अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ का कंडक्टर इसके साथ, तो ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर बढ़ने से क्या होगा, मान लीजिए इसको हम लोग इस एरो के हेल्प से घटा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जॉकी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जॉकी को। तो इसको अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग है ना वो भी क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे बैटरी जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग चेंज करना आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग को बार बार बैटरी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए एक सर्किट में सेटअप किया गया कि हम लोग एक डिवाइस ऐसा लगाएं जिससे ऑटोमेटिकली इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सप्लाई हम लोग दे रहे हैं वो चेंज हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ तो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर ओम्स लॉ में जो ग्राफ है मान लीजिए कि इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा आता है, तो इस तरह का जो कंडक्टर है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो ये सब जनरली सेमी कंडक्टर्स में होता है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है ना। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है रेजिस्टेंस। आप लोग को पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज करंट। करंट को रोकता है, जैसे फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस में फ्रिक्शन किसी भी बॉडी का मोशन को रोकता है, उसी तरह से किसी कंडक्टर में करंट को रोकने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उसको बाधा देने के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ से आता है कंडक्टर में, ओरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर। तो यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि ये कंडक्टर है। ठीक है, आप लोग को पहले इस तरह का पिक्चर सेकंड वीडियो में दिखाया गया है, और इसमें क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होते हैं, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, चलिए ब्लू से दिखा देता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो साथ में ये पॉजिटिव चार्ज भी तो है बीच में,
तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो उस दौरान क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स बार बार इस पॉजिटिव चार्ज में जाकर के कोलाइड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कभी कोलाइड होगा, यहाँ पे कभी कोलाइड होगा। तो इससे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है ना, उसमें एक हिंड्रेंस या बाधा पैदा होता है। तो उसी बाधा या हिंड्रेंस को, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक रहा है, इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यही है, यहाँ पे इटैलिक में लिखा हुआ है थोड़ा सा फेड करके, दैट कंडक्टर इज मेड ऑफ एटम विथ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। अमंग दीज इलेक्ट्रॉन्स few are free to move throughout the conductor. These are called free electrons. When we apply potential difference across the end of the conductor, then electrons are drifting from negative into positive. Drifting मतलब इस तरह का जो मोशन है, टकरा टकरा के जाना, खिसक खिसक के जाना, इसी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ड्यूरिंग दिस ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर attracted by positive charged nucleus and collide with them. This collision hinder the flow of electron. मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाधा उत्पन्न करता है। and this is the origin of resistance offered by a conductor. तो कभी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इसका यही एक रीज़न है। तो मैथमेटिकली जो रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ में हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? V/I। ठीक है, अब इसका SI यूनिट देखते हैं। तो V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा। और I का SI यूनिट क्या होगा? दैट मीन्स करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। तो हम लोग क्या लिख देंगे? वोल्ट पर एम्पियर, है ना, वोल्ट पर एम्पियर। यही हो जाता है रेजिस्टेंस का यूनिट, और उसी को हम लोग प्यार से वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहेंगे? ओम कहेंगे। वोल्ट पर एम्पियर को प्यार से क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो ओम का जो साइन है, ग्रीक का एक वर्ड ओमेगा के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओम साइन को हम लोग इसी को ओम कहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 ओम क्या होता है? आप लोग को पहले ही बताया गया। 1 जब भी बोले तो 1 ओम, ओम किसका है यूनिट? रेजिस्टेंस का। इसका फॉर्मूला लिखो, V/I हो गया। इसको 1 करना है, 1 ओम, तो वोल्टेज को भी 1 वोल्ट होना पड़ेगा, करंट को 1 एम्पियर होना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर है जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो। अपना एक लैंग्वेज में उसको सजा देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो 1 ohm is the resistance offered by a conductor if 1 volt of potential difference draws a current of 1 ampere। मतलब कि 1 वोल्ट वो 1 ohm वो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का कि जब उस कंडक्टर पे हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें तो वो 1 एम्पियर करंट ही खींच पाए। तो उसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। दैट मीन्स 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अब देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो उसमें सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का लेंथ क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ। दूसरा है क्रॉस सेक्शन। तो ये आप जानते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है, तो इसका जो एरिया होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एंड का एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन। तीसरा जो पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि ये किससे बना है? गोल्ड से बना है, सिल्वर से बना है, या कॉपर से बना है, या आयरन से बना है, किस चीज़ से बना है? तो वो मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि ये कंडक्टर का टेम्परेचर। देखिए वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बताया गया था ओम्स लॉ में, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लिया गया था। अब कैसे अफेक्ट करता है
आप लोग को बताया जा रहा है। नेक्स्ट, तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे इसको अफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि करंट का जो फ्लो होने का मेन जो रीज़न है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इस कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा, सपोज इतना लंबा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितनी बार कोलाइड होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस एंड से इस एंड तक आने में, तो मान लीजिए कोलिजन तो होता ही है जिसके वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना कोलिजन होगा उसका डबल लेंथ में ज़्यादा कोलिजन होगा। तो ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, है ना। तो इसीलिए लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज होने से, एक कंडक्टर है जो इतना लंबा है, एक कंडक्टर इससे ज़्यादा लंबा है, सेम मटेरियल का बना हुआ, सेम मटेरियल और सेम थिकनेस, ठीक है, थिकनेस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो अब रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ए का या बी का? तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बी का, ए से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोलिजन ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेंथ, मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ बढ़ेगा तब। लेंथ भी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो मैथमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो साइन क्या लिखते हैं, ये देखिए, साइन मैथमेटिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, दैट मीन्स लेंथ। सेकेंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब देखिए एक कंडक्टर है मेरा पतला, ठीक है, उतना ही लंबा कंडक्टर मोटा भी है, सेम लेंथ का है, लेकिन एक है कम थिकनेस का, एक है ज़्यादा थिकनेस का, मतलब ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब बताइए कि इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार होगा या इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पार होगा? इसमें स्पेस ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकलने का जगह ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कम जगह है। तो जिसमें कम जगह होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, जिसमें ज़्यादा एरिया है वो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पार हो सके पर सेकेंड, है ना। दिए हुए टाइम में इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो इसमें कम रेजिस्टेंस होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। सॉरी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ पे गलती लिखा हुआ था, उसी को मैं काट रहा था। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का जो साइन होगा वो कैसा होगा, तो वो साइन होगा इस तरह से कि जो आर है, ये जो आर है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसी के, मतलब ए के, तो इसको 1/, करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इस जगह पर ये लिखा हुआ है, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, दैट मीन्स आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ए, ठीक है। 1/, में लिखा जाता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, ठीक है। तो ये आपका जो है हो जाएगा इक्वेशन 2, ये वाला है आपका इक्वेशन 2। तो इस दोनों इक्वेशन को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं
तो पहले इक्वेशन में क्या है, पहले इक्वेशन में क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। दूसरे इक्वेशन में क्या था, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो दोनों को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 से L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ऊपर जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला नीचे रहता है। तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। तो यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो गया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इक्वल टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा रो, ठीक है। एक कांस्टेंट लगाते हैं रो। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई A। R इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई A, है ना। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।